सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रेडियो सबरंग के सभी सुनने वालों को स्वाति चौहान का इस हफ्ते का प्रोग्राम है 2 क्षेत्रों की पहचान से जुड़ा। आप समझ ही गए होंगे कि एक तो हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते आ रहे विशेष तौर पर बिहार और पूरे पूर्वांचल से जुड़े छठ महापर्व का, और दूसरा उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यारे हिमालय। दूसरा मौका है उत्तराखंड के स्थापना दिवस का। तो इन दोनों संस्कृतियों को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आज के म्यूजिकल प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं सूर्य देव की उपासना के महापर्व छठ से। 8 नवंबर से शुरू होकर ये पर्व 11 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 10 नवंबर को शाम का और 11 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि गाजियाबाद में हिंडन घाट पर इसके लिए काफ़ी तैयारियां हो गई हैं। उम्मीद है कि सभी छठ व्रती और उनके परिजन इन तैयारियों के बीच सुरक्षित ढंग से ये पर्व मनाएंगे। महिलाएं, पुरुष, अमीर, गरीब सभी समान रूप से एकजुट होकर ये व्रत करते हैं। ऐसे ही एक छठ व्रती हैं इंदिरापुरम के शिप्रा सन सिटी में रहने वाले सुधीर श्रीवास्तव। उनसे मिली अर्चना ठाकुर। जनरली हमने देखा है महिलाएं ही छठ पूजा का पर्व करती हैं, लेकिन आप पुरुष होकर के इस पूजा को उठा रहे हैं, कर रहे हैं। आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? एक्चुअली बचपन से ही छठ पर्व का बहुत महत्व हमने देखा। माँ बाबू जी छोटे में जो हम लोग थे तो इतनी तैयारियां करते थे और बताते थे, और हमने देखा अपने बिहार में, अपने समाज में कि पुरुष भी इस छठ को कर रहा है। तो हमारे घर में परेशानी थी, हमारा भी कुछ मन्नत था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस पर्व को किया है। तो हमने इसी को प्रेरणा मान के, इसी को खुद से कमिटमेंट करके हमने छठ पर्व करना शुरू कर दिया। 36 घंटे का ये पर्व है, बहुत कठिन पर्व है। मैं तो ये सोचता हूँ कि महिलाएं कैसे करती हैं, और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मैं भी कर लेता हूँ और बहुत फ़ायदा हुआ। पिछले मैं 8 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम था मिसेस का, तो मैं खुद ही करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, जेंट्स को भी, कोई पूजा पाठ जेंट्स और लेडीज़ नहीं होता, महिला पुरुष नहीं होता। आप अगर कर सकते हैं, आपका कोई मन्नत है, तो मैं तो श्योर करता हूँ कि आपकी मन्नत ज़रूर पूरा होगा। आप और पुरुष को भी करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। इस पर्व में ठकुआ का बहुत बड़ा महत्व है। आप उसके लिए कैसे तैयारी शुरू करते हैं? देखिए, मेन प्रसाद हमारा ये ठेकुआ ही है, और ये ठेकुआ का इतना इम्पोर्टेंस है कि दूर दूर से लोग प्रसाद लेने आता है। हमारे जो तैयारी है, हम तो घर में करते ही करते हैं। फिर जो हमारा स्विमिंग पूल है जहाँ पे पूजा होता है पूरा सोसाइटी का, वहाँ पे पंडित जी भी आते हैं। लगातार वहाँ पे हलवाई को रख के ठेकुआ बनवाया जाता है, ताकि यहाँ पे कम से कम 4000 लोग हैं, उनको 2-2, 4-4 ठेकुआ दिया जाए। इसकी तैयारी 2-3 दिन पहले से होती है, और हम लोग बड़ा धूमधाम से, उत्साहपूर्वक इस प्रसाद को बनवाते हैं, ठेकुआ को, और वितरण भी करते हैं। हमारे घर के और भी सदस्य लोग हैं, वो आते हैं, बनाते हैं, और ठेकुआ बनता है, और वो पूरा जो सूप होता है उसको लेके, फल लेके अर्घ देना, शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, सारा विधिवत हम पूजा करते हैं। और पहली बार ये व्रत करने का संकल्प लिया है इंदिरापुरम में रहने वाली नम्रता कुमार ने। अर्चना ठाकुर ने उनसे पूछा कि किस बात ने उन्हें इस व्रत के लिए प्रेरित किया। देखिए, बेसिकली मेरा जो कस्टम है, कल्चर है, वो बंगाली है। हम लोगों को कहा गया है राड़ी कायस्थ। हम लोग राड़ी कायस्थ मीन्स, राड़ी एक नदी है जो बंगाल में है, उसके किनारे के हम लोग हैं। बट हमारे पूर्वज कुछ एक वॉर के बाद में बिहार, भागलपुर मेनली, वहाँ बस गए हैं।
अच्छा, तो ये बताइए, आप बंगाल की होकर के बिहार के पवित्र पर्व छठ को करने जा रही हैं, वो भी पहली बार करने जा रही हैं। इसकी प्रेरणा स्रोत क्या रही आपके जीवन में? देखिए, जो मेरी पैदाइश वगैरह हुई है वो मेरा इंडियन ऑयल रिफाइनरी टाउनशिप में हुआ है। मेरे स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ वहीं से हुआ है, मथुरा रिफाइनरी। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते थे। मेरी मदर भी बहुत इन्वॉल्व और एक्टिव रही हैं, क्योंकि बिहार से होते हुए वहाँ पे और बिहारियों के साथ मिक्स होकर के उनके साथ ये प्रसाद बनाना, भूखे प्यासे रह करके, और हम लोगों को सुबह सुबह उठा करके लेके जाना अर्घ देने के लिए, तो वो बचपन से हमको वो फीलिंग आई हुई थी। कब करूँगी वो मेरा समय नहीं आ पाया था। अब मैं एकदम से निवृत्त हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हर तरफ से मैं निवृत्त हूँ, तब मैंने अपना ये छठ उठाने का निर्णय लिया है। आपके अपने परिवार का कैसा रिएक्शन रहा, जैसे बच्चे, हस्बैंड, उन लोगों का कैसी प्रतिक्रिया रही कि आप पहली बार छठ करने जा रही हैं? वो तो बड़े खुश हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और बच्चे भी पूजा की तरफ कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मैं भी हूँ तो आ जाता है, इनबॉर्न हो जाता है। बहुत खुश हैं, बहुत अभी से उत्साहित हैं कि ये करना है, ऐसे करना है। मेरे हस्बैंड ने तो अपने ऑफिस में और लोगों को, जो क्लोज लोग हैं, सबको बोल भी दिया है कि इस बार मेरे घर में हो रहा है, आप लोग सब आइए। बहुत अच्छी बात है, हम सब भी आएंगे प्रसाद लेने के लिए। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। केरुआ के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड दिवस, यानी वो दिन जिसे उत्तराखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड जो पर्यटन के साथ साथ ही अपने स्थानीय खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे में आइए आज जानते हैं उत्तराखंड की खास डिश अरसे के बारे में। आखिर कैसे बनती है ये डिश, पूछा इशिका ने सोनू रौथांड से। सोनू उत्तराखंड से हैं और वहाँ की संस्कृति को आज भी गाजियाबाद में सहेजे हैं। सोनू जी, अरसे की हिस्ट्री क्या है? अरसा उत्तराखंड से कैसे कनेक्टेड है? अरसे का कनेक्शन बेहद धार्मिक है। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन मंदिरों की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को रखा जाता था। कहा जाता है कि 9वीं सदी में दक्षिण भारत के ब्राह्मण गढ़वाल में अपने साथ अरसालू लेके आए थे। क्योंकि यह काफी दिनों तक चलता है, धीरे धीरे इन ब्राह्मणों ने स्थानीय लोगों को यह कला सिखाई। इस प्रकार यह अरसालू बन गया अरसा। इतिहासकारों की माने तो 1100 साल अरसा एक मुख्य मिष्टान और परंपरा का सबूत था। अब आप इसकी रेसिपी भी बता ही दीजिए। अरसा बनाने के लिए चावल को एक रात पहले भिगो दे, फिर कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से इसे सुखा दीजिए। उत्तराखंड में तो इसे ओखली में कूटते हैं, जिसे पीठू कहते हैं, लेकिन शहरों में आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब इस चावल के आटे को अच्छी तरह से छान लें। इसके बाद एक पैन लीजिए और 2 तार की चाशनी बनाइए। चाशनी तैयार होते ही इसमें इलायची पाउडर, सौंफ और चावल का आटा धीरे धीरे मिलाइए। अब एक लोहे की कढ़ाई लीजिए और उसमें सरसों का तेल गरम कीजिए। हाथों में थोड़ा सा तेल या घी लगा करके इस मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां लेकर के गोल गोल सेब बनाइए। इसे मध्यम आंच पे तले। जैसे ही इसका रंग गुलाबी हो जाए, इसे निकाल दीजिए। लीजिए, आपकी स्वीट डिश अरसा तैयार है। सोनू जी, अगर हमारे लिसनर्स में से कोई ये स्वीट डिश बनाना चाहे तो किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? इसकी जो भी सामग्री है उसका सही से मेजरमेंट होना चाहिए। चावल का आटा अच्छे से छानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी चावल के मोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं जो तेल में जाते ही खुल सकते हैं। चाशनी 2 तार की होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप एक परफेक्ट अरसा बना पाएंगे। बीडुपाको बारमासा, बीडुपाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला, ओ नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। वैसे जब खाने पीने की बात हो तो छठ पर्व में मिलने वाला प्रसाद भी लोगों में काफी लोकप्रिय है। लोग लाइन लगाकर प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। तो छठी मैया के इस व्रत में शुरू से आखिर तक
किन किन चीज़ों का प्रसाद बनता है और ख़ासकर ठेकुआ कैसे बनाया जाता है, ये जानने के लिए मेरी साथी कविता सिंह ने बात की आभा कुंतल से। 4 दिनों का ये महापर्व होता है। पहले दिन हमारे वहाँ कहा जाता है कद्दू भात बनाते हैं। तो उस दिन सुबह से हम निराहार रहते हैं, पानी भी नहीं पीना रहता है हमें। नहा धो करके सूर्य को अर्घ देने के बाद हम चावल, चने की दाल और कद्दू ये बनाते हैं प्रसाद के रूप में, और खुद खाते हैं और पूरा घर भी हमारे ये प्रसाद के रूप में ही लेता है। उसके बाद शाम में भी हमारा दाल तो हमारा वही रहेगा, पर अगर हम पराठा खाएं या कुछ भी, लेकिन वही शुद्ध और बिना लहसुन प्याज के ही। कद्दू भात आपने बोला पहला दिन नहाए खाए के दिन का खाते हैं, तो कद्दू भात ही क्यों? पहले तो मैं ये बताऊँ, कद्दू को लौकी बोलते हैं, लौकी भी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, तो वो हल्के खाने के रूप में स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को भी थोड़ा न्यूट्रिशन भी मिले, पानी भी मिले। धीरे धीरे करके फिर हम खाना छोड़ेंगे। दूसरे दिन की क्या तैयारियां होती हैं और क्या विशेष प्रसाद बनता है? दूसरे दिन खरना बोला जाता है। उस दिन भी हमें पूरे सुबह से निराहार रहना है। गुड़ का खीर बनता है हमारे यहाँ। फिर शाम के वक्त पूजा करते हैं, उसके बाद प्रसाद का भोग लगाते हैं। तीसरे दिन दौरा और सूप में क्या क्या सामग्रियां होती हैं? तो सबसे पहले हम दौरा और सूप में धग्गी मीन्स धागा गले में पहनते हैं पूजा के लिए, और आरता रहता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो दरवाजे के बाहर छठ के बाद लगाया जाता है, उसमें टीका लगा करके। और कचवनिया रहती है, वो घर में बनाया जाता है, चावल के आटे से बनता है वो। सारे फल रहते हैं, जितने नए तरह के फल मिलते हैं वो, गन्ना, कच्ची हल्दी रहती है, अदरक रहता है, वो सब हरी पत्तियों वाला। पारण या समापन हम कैसे करते हैं इसका? छठी मैया को सूर्य की बहन कहा गया है, उनको प्रसन्न करने के लिए हम सूर्य को अर्घ देते हैं। तो अर्घ का तो पहला दिन कहा जाता है, पर व्रत का ये तीसरा दिन होता है जिसमें हम शाम का अर्घ देते हैं। और शाम के अर्घ में हम जल से देते हैं अर्घ, गंगा जल मिला करके अर्घ देते हैं। और आखिरी दिन, पर्व के चौथे दिन, सुबह का अर्घ दिया जाता है, जो हम कच्चे दूध से देते हैं। उसके साथ इस पर्व का समापन होता है। पहले तो प्रसाद वितरण होता है सबको सिंदूर लगा करके। इस व्रत की कोई ऐसी खास चीज़ें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? हाँ जी, ये पर्व ऐसा है कि इसको हर कोई कर सकता है, जेंट्स, लेडीज़, अनमैरिड, मतलब विडो, कोई भी। छठ पर्व में ठेकुआ का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है ये। तो ये ठेकुआ कैसे बनाया जाता है? ठेकुआ में होता है कि आटा अगर हम 5 किलो लेते हैं, शुद्ध घी हम 1.5 किलो, 2 किलो भी डालें, जैसा डालेंगे वैसा। मोइन जितना अच्छा होगा, मोइन मीन्स सॉफ्टनेस उसमें आनी चाहिए, क्रिस्पी बनाना चाहिए जब वो बने तो। और गुड़ पका करके गुड़ का रस इसमें डालते हैं। बहुत जगह चीनी भी डाल सकते हैं, पर जो व्रत के लिए होता है वो गुड़ से ही बनता है। और उसको अच्छे से मिक्स करके गूंदना है, पानी नहीं डालना है ऊपर से, धीरे धीरे करके गूंदते हुए। और उसको लड्डू बना करके, और एक साँचा आता है ठेकुआ बनाने का हमारे यहाँ, उसमें बनाइए और शुद्ध घी में ही डीप फ्राई करना रहता है। तो इस बार भी हम सबको है प्रसाद के रूप में ठेकुआ मिलने का इंतज़ार। और आइए अब आपको मिलवाती हूँ छठ के इस मौसम में पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायिका चंदन तिवारी से। चंदन बिहार से हैं और भोजपुरी, मगही, मैथिली, नागपुर, अवधी और हिंदी में गाती हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी का बिस्मिल्लाह खान सम्मान भी मिल चुका है। इतनी प्रतिष्ठित लोक गायिका ने रेडियो सबरंग के श्रोताओं के लिए बहुत ही स्नेह से समय निकाला। मैंने उनसे पूछा कि गाने के लिए उनकी रुचि कैसे हुई। बचपन से ही शौक था, चूंकि माँ भोजपुरी सिंगर भी थी और लोक गायिका भी थी, तो उनको देखते हुए ये मुझे इस फील्ड में जो है वो रुचि जगी। और मेरा बहुत मन भी था, चूंकि हमेशा एक DD1 उस समय आया करता था, केबल नहीं था जब मैं छोटी थी, तो चित्रहार करके एक शो आता था, तो मैं खूब देखती थी और खूब गाती थी साथ में। तो मम्मी को लगा कि शायद ये म्यूजिक लाइन में जाना चाहती है, और मेरा बहुत मन भी था, तो ऐसे मेरी रुचि जगी। सभी भाषाओं से बहुत लगाव है, लेकिन भोजपुरी से थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि मातृभाषा मेरी भोजपुरी है। तो और किन-किन भाषाओं में आप गाती हैं? मैं मैथिली में भी गाती हूँ,
भोजपुरी, मगही, बज्जिका, नागपुरी। आपका वो पहला गाना कौन-सा था जिससे आपको पहचान मिली? मेरा पहला गाना, चूँकि मेरी शुरुआत जो थी ना वो भजन से हुई थी और भजन मैं गाती थी, लेकिन काफ़ी रियलिटी शो भी की हूँ, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगी, बहुत सारे हैं गाने, लेकिन मुझे जो पसंद है, जो लोग काफ़ी पसंद किए उस गाने को, वो गाना था महेंद्र मिसिर का, जब मैं पूरबी अतान लेकर के आई, सीरीज़ है पूरबी अतान नाम से। उसे जब लेकर के आई लोगों के बीच में और शुरुआत जब की, तो पूर्वी लोगों को काफ़ी पसंद आता है मेरे आवाज़ में। आपको बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर मैं कहूँगी कि कुछ लाइनें उस गाने की गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाह भी रही थी। हुँ, हाँ, अंगूरी में डसले बिया, नगिनिया रे ननदी, दियरा जरादा, पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ननदी, भैया के बुलादा, पूरब गईनी रामा, पश्चिम गईनी से, पूरब गईनी रामा, पश्चिम गईनी से, कतहु न मिले भी सहरिया रे ननदी, कतहु न मिले भी सहरिया रे ननदी, दियरा जरादा, पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ननदी, भैया के बुलादा। शुक्रिया। बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत गाया आपने। अच्छा, आपको फ़िल्मों में गाने का कभी ऑफ़र आया है, भोजपुरी या हिंदी? बहुत सारे हैं ऐसे ऑफर्स, बहुत सारे आए भी थे, लेकिन मैं गाने जो है ना उसके शब्द को, उसके ये को कि कैसे गाने हैं, किस तरीके से हैं, किनका लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ। चूँकि क्या है कि मैं भोजपुरी इलाके से हूँ और मातृभाषा भी भोजपुरी है, तो मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि मैं ऐसा चीज़ ना गाऊँ, ऐसा चीज़ ना परोसूँ लोगों के सामने जो कहीं भी जो भी महिलाएँ हैं घर में बैठ कर के ना सुन सकें। भोजपुरी गाने और आजकल वीडियो में भी लोग अश्लीलता का ज़िक्र करते हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ सभी से, जो भी सिंगर्स हैं या जो भी राइटर्स हैं, सभी लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे गाने गाइए, अच्छे गाने लिखिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो सुधरने के बजाय बिगड़ना नहीं चाहिए। इस मुहिम को मतलब आगे बढ़ाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, जो अश्लीलता आ रही है या लोग हम जिस पे बात कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एक कलाकार होने के नाते मैं अच्छे गाने लोगों को सुनाऊँ, अच्छे गाने गाऊँ, तभी तो लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छे गाने भी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस मामले में बड़ा अच्छा लगता है कि लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि चंदन जी, मैं तो भोजपुरी जो है मैं नहीं सुनता था या नहीं सुनती थी, और आपने जब से शुरू किया है, मैं यूट्यूब पे सर्च मारती हूँ तो आपके गाने आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब लोग इस तरह के कमेंट देते हैं तो। अच्छा, छठ का पर्व आ रहा है, आपका जी। पसंदीदा छठ गीत कौन-सा है? और फिर आपको मालूम है मेरी मेरा फिर से फरमाइश होगी उसको गुनगुनाने की। जी, ऐसे छठ का गीत तो सारे छठ के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी, गाने में भी। लेकिन 2-4 लाइनें सुनाऊँगी, आदरणीय विंध्यवासिनी जी का गाया हुआ। अरे सोने के खाड़उआ हो दीनानाथ तिला कालीला, हाथे साटा कुलिया हो दीनानाथ दुअरिया लेला खाड़, सोने के खाड़उआ हो दीनानाथ तिला कालीला।
उनका ये गीत बेहद पसंद है और मैं गाती भी हूँ इसे। और चूँकि छठ की बात आपने की है, तो बहुत ही पारंपरिक गीत है। अ, उसे मैं गुनगुनाना भी चाहूँगी। काँच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। होई ना बालम जी कहरिया, बहंगी घाटे चहुपा। बाट जे पूछेला बटुहिया, बहंगी के करा के जाय। तू तयान्हार हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मई के जाय, बहंगी छठी मई के जाय। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया चंदन जी। आपके पसंदीदा कलाकार कौन है या कौन-कौन है? बहुत सारे हैं। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आदरणीय विंध्यवासिनी जी फ़ोक में, शारदा जी, भरत सिंह भारती जी, भरत शर्मा जी, लता मंगेशकर जी हैं बॉलीवुड में। लोकगीत सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक ना रह जाए, मुख्य धारा में आए, आम लोगों के बीच में आए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या किया जाना चाहिए? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसे हर जगह पे लोग कराते हैं, लेकिन केवल नाम मात्र मात्र का होता है वो, कि लोक गायकी का वो शो है। लेकिन जब आप जाएँ, वहाँ पे जाइएगा या कुछ भी है, 1-2 गाने उस तरह के चलते हैं, उसके बाद में फिर वो रंगारंग कार्यक्रम होने लगता है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना होगा। मैं देखिए जो भी जैसे कोई भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, तो मैं पूछती हूँ उनसे कि विषय क्या है? अगर छठ का है, तो केवल छठ के गीत गाऊँगी। अगर निर्गुण का है, तो केवल निर्गुण ही गाऊँगी। तो थोड़ी-सी जो है बातें, ये सब पे ध्यान देना होगा सभी को, मतलब जो कलाकार हैं खास करके उन्हें। जी, और जी। हमारी अगली पीढ़ी कैसे लोकगीतों से जुड़ सकती है? हो गई है शुरू, तो लोग कर चुके हैं, या यूँ कहें कि रफ्तार पकड़ने की देर है, लेकिन ट्रैक पे आ रहे हैं लोग। क्योंकि पहले जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे जो मतलब महेंद्र मिसिर के गाने या जो भी मैं लोक गायकी जो कर रही हूँ, इसमें जितने भी मेरे गाने हैं, तो हर जगह से जैसे फ़ोन आता है, बेगूसराय से, चंपारण से, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे, तो वो लोग मेरे गाने पे जो डांस करते हैं, तो ऐसे जोड़ सकते हैं बच्चों को, जब उनमें इंटरेस्ट वो है कि हाँ, नहीं ये बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मैं अपने ही बात नहीं करूँगी, सभी कलाकारों के जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनके भी गाने हैं, तो लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। और लोग का फ़ोन आना, मैसेज आना इनबॉक्स में, या फ़ोन भी आना, तो वो या मैं कहीं कार्यक्रम करने जाती हूँ, तो वहाँ पे लोग आते हैं, तो कहते हैं कि चंदन दी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम यूट्यूब पे सुनते हैं। तो इस तरह से हम जोड़ रहे हैं लोगों को। कलाकार, माँ-बाप, समाज इन सबको एक पहल करनी पड़ेगी, एक कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, वो हमारे संस्कारों से जुड़ी रहें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। और ख़ास करके जो राइटर्स हैं, उन्हें अच्छे गाने लिखने होंगे, ताकि अच्छे, जब चीज़ें हम अच्छी परोसेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग कनेक्ट होंगी। चंदन जी, मेरा ना मन नहीं मान रहा है। आपसे एक और कोई ना छठ का सुनना चाहती हूँ गीत। हाँ, हाँ, 1 मिनट मैं ये सुनाती पर्सनल मेरी फरमाइश है। हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ 1 मिनट। उगा है सूरज देवा भेला भीनु सरवा, अर्घ केर बेरवा, पूजन केर बेरवा हो। उगा है सूरज देवा भेला भीनु सरवा, अर्घ केर बेरवा, पूजन केर बेरवा हो। बाजी पुकारे देवा दुनो कर जोरवा, अर्घ केर बेरवा,
पूजन केर बेरवा हो। चंदन जी, आप रेडियो सबरंग के साथ जुड़ी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, आपका भी। कैसी लगी आपको चंदन तिवारी से ये खास बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा। feedback@radiosabrang.in पर। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। और जैसे चंदन तिवारी पूर्वांचल की खूबसूरत छटा बिखेरती हैं अपने लोकगीतों से, वैसे ही उत्तराखंड की खुशबू बिखेरने के लिए जाने जाते हैं गायक किशन महिपाल जी। किशन जी जब प्रोग्राम में गाते हैं तो लोग झूम उठते हैं। उन्होंने भी हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। मैंने उनसे पूछा कि इन लोकगीतों के लिए उनका रुझान कैसे हुआ। हम उस इलाके से हैं जहाँ जिनके ब्लड में ही, जहाँ बचपन से ही मतलब इस टाइप के ना फीलिंग्स आती है। जैसे बचपन से ही हम लोग झुमेलों के बीच में पले बड़े हैं, मांगलों के बीच में रहे हैं। मैं लास्ट बॉर्डर नीतीमाणा घाटी का रहने वाला हूँ, चमोली जिले का। उसके बाद सीधा चाइना ही लगता है। तो वहाँ पे क्या कल्चर है कि एक तो खान पान का, पहनावा का, और सारा कल्चरली पूरा माहौल ही मतलब संस्कृति का है। तो ये बचपन से देखा हुआ, पौड़ा नृत्य होता है हमारे यहाँ ढोल दमाओं पे, तो हर चीज मतलब संस्कृति पे आधार है। बातचीत भी हम लोग जब करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में जाएं, चाहे हम गाँव में जाएं। मेरा एक गाना है कौला फूल वाला, वो मांगल से प्रेरित है, पूरा मांगल ही है वो। मैं जो सुना बचपन में उसको कॉपी किया। घुघुती मैंने गाया तो वो जो सुना मैंने उसको कॉपी किया, सिर्फ मैंने रिदम चेंज किया आज के जनरेशन के लिए। रानीखेत राम डोला, ये सारी जो लोकगीत मैंने गाए बचपन में सुने हैं मैंने। तो मेरा कहने का मतलब है कि बचपन से ऐसे माहौल में रहे तो कहीं ना कहीं ये शौक ही बना, और कॉलेज लाइफ तक मेरा शौक ही रहा। कॉलेज में जो एनुअल फंक्शंस होते थे तो मैं उनमें गाता था। तो टीचर्स जो है, जो प्रोफेसर्स थे, वो बड़े मुझसे खुश रहते थे। और यहाँ तक कि एक जो एमकॉम के अकाउंटेंसी पढ़ाते थे, वीपी श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे 30,000 भी दिया, जाओ रिकॉर्ड करो, यहाँ क्यों अपने वो कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ जाओ दिल्ली जाओ, रिकॉर्ड करो, 30,000 मैं देता हूँ। मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे को। तो बोला लो मैं 30,000 देता हूँ। मैं रिकॉर्ड करके, मेरी पहली एल्बम थी और वो चल गई। धीरे धीरे फिर प्रोफेशन में आ गए। तो बचपन से ही ये ऐसा रहा उतार चढ़ाव, और भगवान ने भी साथ दिया, इसी लाइन पे मेरे को बरकरार रखा और मुझे भटकने नहीं दिया गई। किशन जी, जो आप पहली अपनी एल्बम की बात कर रहे थे, उसका कुछ कोई गीत गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। हे रूड़ी मिजा जरूड़ी मिजाज कबोर रूड़ी कामारा लसा करूड़ी कामारा लसा करूड़ी तोली को वदान रूड़ी तोली को वदान रूड़ी त्वे उठे लिजो लो रूड़ी दसोली बधान रूड़ी सच्ची हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कभोर रूड़ी। 2005 में मैंने इसे गाया था, और इस गाने की कॉपी मतलब धुन बहुत ज्यादा लोगों ने गाया, बहुत सिंगरों ने गाया उत्तराखंड में। वैसे तो देखिए आपकी सारी एल्बम हिट हुई है, लेकिन वो एक गाना कौन सा है जिससे आपको पहचान मिली? देखिए ये होता है ना कि आदमी पहले अपने घर में इज्जत पाता है, फिर गांव में इज्जत पाता है, फिर शहर में इज्जत पाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इज्जत पाता है, और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर, और उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। सेम यही है कि जो हे रूडी वाला गाना मैंने अभी आपको सुनाया फर्स्ट एल्बम का, तो वो मेरे शहर में उसने धूम मचा दी थी, लेकिन वो चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने हुजिया एक एल्बम निकाली, तो उसका वीडियो, और एक मैंने कहा ना कि वो नुसरत फतेह अली खान साहब की जो स्टाइल, गाने के स्टाइल, कैलाश खेर जी के, गुलाम अली के जो इनके गाने के स्टाइल थे, उस स्टाइल में मैंने हुजिया, गजल भी नहीं बोल सकते उसको, एक सूफियाना टाइप का मैंने गाना निकाला। लोगों के डीजे गाने हिट होते हैं, मेरा उस टाइम पे सेकंड एल्बम में वो गाना हिट हो गया, सूफी गाना बिल्कुल। ओ जिया ओ जिया ओ जिया धड़क जांदू हो, हाय ओ जिया धड़क जांदू हो, मतलब इस टाइप का गाना हिट हो गया, वो स्लो गाना। तो जब ये गाना, तो कहीं कहीं ये हो गया ना कि नया सिंगर आया है, नाम तो पता नहीं, बहुत अच्छा, मतलब टोन बिल्कुल गढ़वाल से हटके गा रहा है। तो ये फायदा मुझे इस गाने में मिला, जो मैं पहले उन सिंगरों को सुनता था।
फिर उसके बाद रानिकेता राम ढोला वाला गाना चला, तो रानिकेता राम ढोला ने गढ़वाल कवर करने के साथ साथ उसने कुमाऊं को भी कवर करना शुरू किया। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं था ये सिंगर है कौन। लेकिन जब घुघुती वाला मैंने गाना लॉन्च किया, वो एल्बम ऐसी रही कि उत्तराखंड सिने अवार्ड में 5 कैटेगरी थी नॉमिनेशन की, और 5 के 5 कैटेगरी वही एल्बम ले गया। अरे वाह। बेस्ट लिरिक, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एल्बम, बेस्ट डायरेक्टर, 5 के 5 वही नॉमिनेट। तो जब घुघुती वाला गाना आया तो फिर पूरे ऑल जो भी हमारे इंडियंस बाहर भी रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो गाना छा गया। तो घुघुती मेरे ख्याल से 2011 की बात है, मतलब 10 साल स्ट्रगल करने के बाद तब जाके जो हमारे गढ़वाल के लोग बाहर भी रहते हैं उन तक एक आवाज गई, घुघुती गाना गया, और तब लोगों को लगा कि कोई किशन महिपाल है। और उसमें मैं आ भी रखा हूँ बीच बीच में, तो लोगों ने फिर पहचानना भी शुरू कर दिया वीडियो में। और उसके बाद मेरे को फिर विदेशों में प्रोग्राम मिलने मिले, क्योंकि इंटरनेशनल में जो हमारे लोग रहते हैं, बाहर जो लोग रहते हैं, तो उन्होंने पहचान लिया कि इस घुघुती वाले लड़के को बुलाओ। मेरा नाम ही घुघुती वाला हो गया था। हाँ, तो फिर तो बहुत जायज होगा अगर मैं कहूँ कि उसकी लाइनें गुनगुना दीजिए आप हमारे श्रोताओं को। हाँ हाँ जी। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ए घुर घुरांदी घुघुती, लफुर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घुर घुरांदी घुघुती, लफुर उड़ांदी घुघुती। क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांदी बिंगांदी घुघुती, के देश की होली घुघुती, के देश में आई घुघुती। किंगरी का झाला होए होए, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घुरी घुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती। मुझे अगर गाना गाना आता होता तो मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करती आपके साथ गुनगुनाने की, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हुए किशन जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन है? उत्तराखंड के सभी कलाकार अच्छे हैं, और विशेषकर मैं जिनके गीतों को सुन सुन के गढ़वाली बोलना सीखा, वो नेगी जी हैं। अब नेगी जी तो सभी के आदर्श रहे हैं, लेकिन मेरे तो बिल्कुल फेवरेट है। बहुत न भूतो न भविष्य थी उनके जैसा कलाकार, ना कभी भूत में था, ना कभी भविष्य में आएगा वैसे कलाकार। तो आज भी हम वो आदर्श है मेरे, और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जिस तरीके से वो गीत लिखते हैं, जिस तरीके से वो गाते हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जब भी मैं गीत लिखता हूँ, वैसे मैं ज्यादा फोक पे ही मेरा रहता है, मैं पुराने गीतों को नए रूप से पेश कर, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उनके वो किस टाइप के लिखते हैं, तो उनको फॉलो करता हूँ। किशन जी, हमारी अगली पीढ़ी लोक संगीत से कैसे जुड़ सकती है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, लोक संगीत से आजकल जो नई पीढ़ी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े और उसका नॉलेज रखें, लेकिन वो भटक रहे हैं, उनको सीधा मार्ग मिल नहीं पा रहा है। ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसा कुछ थिएटर करवाती है या कुछ वर्कशॉप करवाती है। अभी थोड़ा सा मैंने देखा था कि बीच में ढोल और दमाव के बीच में कुछ वर्कशॉप करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो ढोल दमाव जो लुप्त होते जा रहे बजाने वाले, तो वो आजकल की नई पीढ़ी मैंने देखा नए नए लड़के उसे बजा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नई पीढ़ी कुछ करना चाहती है ना, उनके लिए कुछ मार्ग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, ना ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि उन्हें सही रास्ते पे ले जाया जाए। उनको मार्ग निर्देशक की जो जरूरत होती है वैसा नहीं है। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और जो मेरे तक नहीं पहुंच पाता फिर वो भटक जाता है। तो थोड़ा सा दिशाहीन है आजकल के जो नए हैं। आपके पास इसके लिए क्या सुझाव है किशन जी? संस्कृति विभाग में ऑडिशन होता है, ऑडिशन लेने वाले सारे आकाशवाणी नजीबाबाद से कानपुर से ऐसे होते हैं। उनको क्या मालूम झुमेलो क्या है, बाजूबंद क्या है, भगनौल कितने प्रकार के होते हैं, किसने न्योली गाया, किसने छपेली गाया, उनको क्या मालूम। लेकिन इस बार मैंने सुना कि नरेंद्र सिंह नेगी जी थे, एक हमारे जगोड़ी जी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, फोक के बारे में बहुत नॉलेज है, तो ऐसे कुछ थे वहाँ पे जजेस थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ वो हैं, तो तब जाके वो कैटेगरी बना सकते हैं कि इसको A B मिले। और जो नई पीढ़ी सीखना चाहती है, फोक सीखना चाहती है, अब फोक क्या है, फोक किस तरीके से फोक गाते हैं, क्या बीट्स होते हैं फोक के,
कैसे क्या लिखने के शब्द क्या होते हैं, इस तरीके का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। वैसे डिपार्टमेंट तो संस्कृत विभाग है ही, आप एक अलग सा उसमें एक डिपार्टमेंट खोल दीजिए। जो नए बच्चे सीखना, फोक सीखना चाहते हो फोक सीख। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कहीं भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमने देखा है कि घुघुती, फुलड़िया, ये 2 गाने तो बहुत ही ज्यादा बजते हैं। शुरू के टाइम की मुझे याद है कि बेड़पा को बहुत बजता था, लेकिन अब ये गाने भी ऐड हो गए हैं। तो फुलड़िया की एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उसको गुनगुना दें प्लीज। फुलड़ी की कल्पना एक अपने क्या कह सकते प्रेमिका से कर रहा है। कभी ये स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने गाया था बहुत पहले रेडियो में। हम लोग 7-8 साल के होते थे तब आकाशवाणी से सुनते थे गीत। हाँ, थोड़ा सा मैंने उसको चेंज करके और न्यू रिदम डाल के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके यूथ जनरेशन के लिए बनाया। तो आइए सुनाता हूँ। क्यों लड़िया 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 लड़िया, क्यों लड़िया लड़िया लड़िया, क्यों लड़िया तुए देखी की ओंदी मनुमा तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा। क्यों लड़िया तुए देखी की ओंदी मनुमा तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा। मुंडकी घुंघराली लटोली सूरी जैसी किरणी, बिगड़ले कुटियों न हिट दी डांडों की सी हिरणी। छुण छुण छमड़ाट छुण, होय 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 होय, छुण छुण चूड़ियों को छमड़ाट हाथ माँ तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा। छाजम में बैठी के खुटी हलकानी, हाथ मुंह बैल धोपेली हिलानी, तेरे नाक न थूली तेरे माथे बिंदुली, कहते सन कहानी और क्या छे बिंगानी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच किशन जी। और आपसे, आप जब यहाँ आएंगे शिप्रा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम। उम्मीद है आपको किशन महिपाल जी से ये मुलाकात पसंद आई होगी। छठी माई कार्तिक माह से आई है, हो हमारे अंगना, हमारे अंगना, हो हमारे अंगना। छठी माई चैत माह से, छठी माई चैत माह से आई है। झन दिया बोझू छाना बिलोरी, लागला बिलोरी का घामा। झन दिया बोझू छाना बिलोरी, लागला बिलोरी का घामा। तो इन खूबसूरत गानों के साथ ही हमारे इस संगीतमय कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में आपने जो उत्तराखंड के गाने सुने वो आपके लिए लेकर आई थी भावना अवस्थी, जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, और छठ के गाने तैयार किए थे संध्या ओझा, कविता सिंह और गीता दुबे ने। उम्मीद है आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक लिखना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल आईडी है feedback@radiosabrang.in। आप सबको एक बार फिर महापर्व छठ की और उत्तराखंड के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। इन सब के बीच लाइक करिएगा हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जय राम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।